जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोगों की चल रही थी और वर्ल्ड हिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि इटली का यूनिफिकेशन, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। मैंने आपको बताया है कि ये टॉपिक पढ़ने अलग अलग हैं, लेकिन इनको समग्र रूप में देखना, क्योंकि ये दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही हैं, तो एक दूसरे का क्रम चलता रहेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, जर्मनी का एकीकरण। वही चीजें, बैकग्राउंड क्या चल रहा, फिर एकीकरण में कुछ तत्व तो बाधक होंगे, जैसे इटली के एकीकरण में थे। फिर कुछ तत्व सहायक होंगे। फिर कितने चरणों में हुआ, चरण या प्रक्रिया। और यहीं पर आएगा बिस्मार्क की भूमिका। और लास्ट, क्या प्रभाव। पृष्ठभूमि वही है जो जो इटली में है। क्या कि नेपोलियन ने सब जगह कब्जा किया हुआ था। राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, इनकी भावनाएं को प्रबल क्या मिला था, अच्छा रिस्पांस मिला था। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के बारे में जाना था। फ्रांस के विचार अप्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से वो अपने आप नेपोलियन के विस्तार के साथ ही सभी देशों में फैल रहे हैं। फिर नेपोलियन के पतन के बाद कौन आया, ऑस्ट्रिया। वियना कांग्रेस हुई, ऑस्ट्रिया उसमें अग्रणी भूमिका निभाया मेटरनिक ने, और उसने क्या किया, हर जगह पुरातन व्यवस्था ही लागू कर दी। तो उसी पुरातन व्यवस्था से ये भी पीड़ित हैं, कौन, जर्मनी। तो पृष्ठभूमि क्या है कि नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया के द्वारा पुरातन व्यवस्था लागू की गई। और पुरातन व्यवस्था मैंने बताया था, चर्च, धर्म, सामंतवाद, इनका बोलबाला था। ठीक, वंशानुगत राजतंत्र था। ठीक, तो ये थी आपकी पृष्ठभूमि। जब ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ये जर्मनी पहुंच रहा है, तो इसने एक घोषणा की जिसको बोलते हैं कार्लसवाद की घोषणा। है ये यही, इस घोषणा में भी यही होगा, लेकिन स्टेटमेंट जरा आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, ठीक, समानता, इनके विचार फैलाना कानूनी अपराध है। और जो भी शिक्षक, विद्यार्थी समूह इनको सपोर्ट करेगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये समूह ऐसा है कि इसको पढ़ाई के अलावा बाकी कहीं भी लगा दीजिए आप, ठीक, तो ये हमेशा उत्तेजित रहते हैं, फुल सपोर्ट करेंगे आपका, बस पढ़ाई इनको करने को मत कहिए।
तो ये सब क्या है? ये जो कार्लसवाद की घोषणा है ये क्या बता रही है कि ये जो नए विचार डेवलप हो रहे हैं नेपोलियन के विस्तार के कारण, इनका क्या किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, और सब जगह राजतंत्र, धर्म, चर्च और सामंतवाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ देख लेते हैं बाधक तत्व कि जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से थे। तो पहला है विदेशी सत्ता की उपस्थिति, और वो विदेशी सत्ता कौन सी है? ये है ऑस्ट्रिया। मैंने आपको बताया है कि ऑस्ट्रिया ने ही इटली और जर्मनी को वियना कांग्रेस में क्या किया था, उस पर अधिकार किया था उनके क्षेत्रों पर। तो विदेशी सत्ता की उपस्थिति पहले से मौजूद है। जैसे इटली में दो क्षेत्रों में विभाजन था, जैसे अमेरिका में दो क्षेत्रों में विभाजन था, वैसे ही जर्मनी में भी दो क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विषमता पहले से मौजूद है। तो सामाजिक आर्थिक विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता में वही चीज, उत्तरी क्षेत्र औद्योगिक और दक्षिणी क्षेत्र कृषि प्रधान। जहां भी कृषि प्रधान व्यवस्था रहेगी वहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स रहेंगे, भूस्वामी, जमींदार, ये वर्ग रहेगा। अब इनमें सबसे खास बात होती है कि ये वंशानुगत होते हैं, इसमें टैलेंट की जरूरत नहीं है। आप उसी वंश में पैदा हुए हैं तो आपको विरासत में चीजें मिलती चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर औद्योगिक में यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर कंपटीशन है। तो ये जो पूंजीपति लोग हैं, आज उद्योग अच्छा चल रहा है, हो सकता है कि हमारा जो अगली पीढ़ी आए वो उतने अच्छे तरीके से उस उद्योग को टैकल ना कर पाए, या कोई वो दूसरा बिजनेस सोचे ये बंद कर दे। तो यहाँ पर वंशानुगत वाला मामला नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये चल संपत्ति हैं और ये हैं अचल, भूमि वही है जहाँ रही है। तो ये जब वंशानुगत हैं तो कभी भी चेंज का विरोध ये करेंगे हमेशा। कोई भी चीज अगर यहाँ पर यूनिफिकेशन हो रहा है, ये चाह रहे हैं कि पूरे जर्मनी को एक करके एक नई व्यवस्था लागू की जाए, तो उसका विरोध कौन करेगा? हमेशा ये वाला वर्ग, दक्षिण वाला, जैसे अमेरिका में किया, जैसे फ्रांस में किया, जैसे इटली में किया। ठीक, तो ये कौन कर रहे थे? ये विरोध कर रहे थे। और ये सपोर्ट दो कारण से कर रहे थे। एक तो इनके पास वंशानुगत वाला सिस्टम नहीं है, दूसरी बात इन्होंने ये देखा कि अगर हम एक हो जाएंगे, यूनिफाइड हो जाएगा जर्मनी, तो वो भी ब्रिटेन और फ्रांस की तरह उपनिवेशों को बनाएगा, और तो और उस उपनिवेशवाद की दौड़ में क्या करेगा? अपना औद्योगिक क्रांति करके विकास करेगा। और वो औद्योगिक क्रांति के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? उन्हीं उपनिवेशों से जहां पर उन्होंने कब्जा किया है। उनको मार्केट कहाँ से मिलेगा? वही उपनिवेश जहां पर वो उन्होंने कब्जा किया है, वहीं पर वो तैयार माल बेचेंगे। तो ये हमेशा, क्योंकि ये फ्रांस और इंग्लैंड को देख चुका था, खास करके फ्रांस नहीं इंग्लैंड को, कि इन्होंने क्या किया है कि उपनिवेशवाद की दौड़ में सबसे आगे हैं। फ्रांस, वो इंग्लैंड हुआ, पुर्तगाल हुआ, डच हुए, स्पेन, ये सारे। तो ये हमेशा क्या कर रहे थे कि इस एकीकरण के पक्ष में थे, और ये हमेशा एकीकरण के विरोध में। कारण समझ में आ गया क्यों पक्ष में थे, क्यों विरोध में? क्योंकि ये चाह रहे थे कि अगर उपनिवेशवाद फैलेगा तो हमारा औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो भी हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके मशीन और ये सब बनाएंगे, तैयार माल बनाएंगे, तो हमारा मुनाफा क्या होगा? बढ़ेगा, हम भी एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरेंगे। ये थे बाधक तत्व। तीसरी बात, बाधक तत्व और कौन था? सैन्य दृष्टि से कमजोर।
सेना इसकी क्या थी? कमजोर थी। कमजोर होने का कारण क्या था वो जान लेते हैं। यहां पर एक ही प्रांत था जिसको बोलते हैं प्रशा। प्रशा यही थोड़ा स्ट्रांग था। बाकी पूरे जर्मनी किसका शिकार था? सामंतवाद का। और यहां पर क्या था? यहां पर था संवैधानिक राजतंत्र। राजा का शासन था लेकिन वो संविधान के द्वारा था, उसकी इच्छा अनुसार नहीं था। और इसी प्रांत का जो प्रशासक था, जैसे ऑस्ट्रिया का प्रशासक या चांसलर मेटरनिक था, पीडमांट का काबूर था, वैसे ही प्रशा का जो प्रशासक था, पीएम था, चांसलर था, उसी का नाम था बिस्मार्क। अब बिस्मार्क ये सोच रहे थे कि अगर हम जर्मनी को एक करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये राजा का शासन हमारे हट जाएगा। और राजा ने ही तो इनको पद दे रखा है ना। तो ये चाह रहे थे कि क्या, कि अगर एकीकरण हो भी तो राजा का पद हमारे बरकरार रहे। और ऐसा कब होगा? जब ये एक्सपेंड करेगा पूरी जर्मनी में, तभी तो होगा। क्योंकि इनका आधिपत्य बढ़ेगा तभी राजा रहेंगे। पता चला उसी लपेटे में ये भी चले गए, उसी एकीकरण में। तो ये क्या चाह रहे थे? शुरुआत में इसके विरोध में थे एकीकरण में, ये भी एक बाधा बन रहे थे कि एकीकरण ना हो, क्योंकि अगर एकीकरण हुआ तो राजा का शासन खत्म। ठीक, सेना खाली इन्हीं के पास है, बाकी और पूरी जर्मनी में किसी के पास नहीं है। यही प्रांत थोड़ा स्ट्रांग था, प्रसा। तो कहा जाता है ना कि जो संपत्ति को इकट्ठा कर लेना वो अच्छी बात नहीं है, संपत्ति का वितरण समान रूप से हो। अगर एक जगह बहुत अमीरी, दूसरी जगह बहुत गरीबी, तो वहीं से नक्सलवाद की शुरुआत हो जाएगी, वहीं से माओवाद की शुरुआत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब उनके पास खोने को कुछ नहीं रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो बंदूक उठाएंगे। क्योंकि नुकसान उनका नहीं हो रहा है, वो तो सोच रहे हैं कि अगर हमें ऐसे ही मरना है तो हम क्यों ना जो है लड़ करके मरें। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है। तो ये इतने सारे बाधक तत्व मौजूद हैं। अब सहायक तत्व जरा देख लेते हैं। सहायक तत्व में वही चीज, नेपोलियन की भूमिका, सामाजिक, राजनीतिक और भावनात्मक, साथ में आर्थिक भी लिख लीजिए। सबसे पहले लोगों के मन में भावना जागनी चाहिए कि हम एक हैं और हमें एक होना है, हम अलग अलग नहीं हैं। तो नेपोलियन जब आया तो भावनात्मक रूप से लोग एक हो गए नेपोलियन के शासनकाल। क्यों? क्योंकि पीड़ित सभी थे। नेपोलियन उनके लिए क्या थी? एक विदेशी सत्ता थी। सामाजिक राजनीतिक क्यों? एक समान उन्होंने कानून लगाए सभी जगह पर। जब एक समय समान कानून लग गया, यूनिफॉर्म जो लॉ है वो लग गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों में भेदभाव रहेगा ही नहीं। जब सभी को एक ही कानून के द्वारा दंडित और पुरस्कृत किया जाएगा तो किस बात का भेदभाव? आर्थिक, सभी जगह एक ही कर लगाए, एक समान दृष्टि से। ऐसा ना हो कि यहाँ पर अलग कर है, दूसरी जगह अलग कर है, तीसरी जगह अलग कर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब एकीकरण नेपोलियन के कारण पहले से ही मौजूद था। ठीक है। दूसरी बात, कोयला एवं लोहा। कोयला एवं लोहा के लिए यहां पर ध्यान में रखिएगा कि एक इसका क्षेत्र है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। हम्म,
राइन नदी का क्षेत्र है, ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पहले से ये सब चीजें क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक। और क्या हो सकता है, कोयला एवं लोहा हो गया, और कागज एवं स्याही, मतलब बौद्धिक वर्ग की भूमिका, विचारकों की भूमिका। तो इसमें एक विचारक का नाम याद रखिएगा, हीगल। और हीगल ने क्या किया, राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया कि सबसे सर्वोच्च कौन है, राज्य। और इसी सिद्धांत का पालन गवर्नमेंट करती हैं। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि जो आपातकाल के समय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार पूरी तरीके से राज्य की सरकार को अपने कंट्रोल में ले लेती है बिना किसी संविधान संशोधन के। तो वो कहाँ से लिया गया, इसी हीगल के सिद्धांत से प्रभावित होकर के, जो जर्मनी का सिद्धांत है वहीं से ये लिया गया था कॉन्सेप्ट। तो हीगल जैसे विचारकों ने क्या दिया, राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया। और इन्हीं से प्रभावित होकर के बिस्मार्क, जो कि पहले एकीकरण के विरोधी थे, वो एकीकरण के किस में आ गए, सपोर्ट में। ठीक, बात समझ में आ गई। तीसरी बात, एक होता है जोलवेरिन, या इसी को बोलते हैं चुंगी संघ। इसने क्या किया, एक समान कर लगा करके आर्थिक विषमता को खत्म कर दिया। आर्थिक विषमता समाप्त। अब पूरे जर्मनी में एक ही कर लगा हुआ है आर्थिक उत्पादनों पर। ठीक, ये वर्ड याद रखिएगा, जोलवेरिन। ठीक, चुंगी संघ, एक जैसे फिक्की बॉडी बना दिए, कहाँ पर, इंडिया में। और फिर वो जो है क्या कर रही है, इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रही है। ठीक, इंडस्ट्री के हित को वहाँ पर देखा जा रहा है, वो बॉडी इंडस्ट्री के हित को गवर्नमेंट के सामने रख रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। जोलबेरी ने एक संघ बन गया, चुंगी संघ। उसमें से क्या किया गया, एक समान चुंगी करें, मतलब आर्थिक दरें वो लगाई गई वस्तुओं पर, उत्पादन के साधनों पर। ठीक। तो ब्रेड का अगर एक रेट प्रसा में है तो वही बाकी प्रांतों में भी है। ठीक। भावनात्मक एकीकरण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सारे सहायक तत्व जर्मनी में पहले से ही मौजूद हैं। अब जब ये सारे सहायक तत्व पहले से मौजूद हैं, तो अब बढ़ते हैं कि एकीकरण की प्रक्रिया क्या है। एकीकरण की चरण। इसमें आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो है डेनमार्क से युद्ध। ये लड़ा गया 1864 में। फिर है ऑस्ट्रिया से युद्ध। 4 साल बाद 1868। और फिर है फ्रांस से युद्ध। 1870-71। ठीक। डेनमार्क से युद्ध में, डेनमार्क से युद्ध के पहले माहौल क्या बना वो देखिए। तो पहला, डेनमार्क से युद्ध। अठारह सौ चौसठ। यहां पर क्या हुआ,
डेनमार्क का कब्जा था जर्मनी के ऊपर। ठीक, जर्मनी के प्रांतों में क्या था? कब्जा। जैसे वहां पर इटली में था, अलग अलग शक्तियों का। अब डेनमार्क से किस मुद्दे पर युद्ध लड़ा गया? तो दो प्रांत थे, एक था प्लेस्विग और दूसरा था हॉलस्टाइन। प्लेस्विग में जर्मन के साथ बाकी लोग भी रहते थे। मतलब ये जर्मन बहुल था ये प्रांत। ठीक, लेकिन बाकी लोग भी रहते थे और ये पूर्णतः जर्मन लोग यहां पर रहते थे। इस प्रांत के लिए युद्ध हुआ, किससे? डेनमार्क से। लेकिन उसके पहले बिस्मार्क ने क्या किया था वो जान लेते हैं। ऑस्ट्रिया का कब्जा पहले से ही था जर्मनी के ऊपर, मैक्सिमम क्षेत्रों पर। अब यहां पर क्या हुआ? बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से मिले। बिस्मार्क क्या मिले? ऑस्ट्रिया से। और बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया मिल करके क्या कहे? डील क्या किए? बिस्मार्क ने इनसे डील क्या किया ऑस्ट्रिया से कि इन दोनों क्षेत्र के लिए हमें लड़ना है, इससे वापस लेना डेनमार्क से, और जब ये क्षेत्र हम ले लेंगे तो इसको आपस में बांट लेंगे। अब उस समय उपनिवेशवाद की होड़ पहले से ही मच रही थी। इटली में ऑस्ट्रिया पहले से ही परेशान था। तो इसने क्या किया? ये दोनों संगठन मिला करके क्या किए? डेनमार्क से युद्ध कर लिए। डेनमार्क से युद्ध कर लिए तो ये प्रांत जीत लिए, ये भी जीत लिए। तो स्लेस्विग बिस्मार्क ने अपने पास रखा, मतलब जर्मनी के पास, और ये दिया ऑस्ट्रिया के पास। यही है समझदारी। क्यों? क्योंकि यहां पर जर्मन के साथ और लोग भी हैं। तो यहां पर जर्मनी ने रखा और यहां पर पूर्णतया जर्मन है, तो आगे ये जर्मनी की भावनाओं को, इनकी भावनाओं को क्या करेंगे? भड़काएंगे। तो ये लोग इसके विरुद्ध युद्ध करेंगे, विद्रोह करेंगे ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, और फिर इनको मौका मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया को ये हटा देंगे और ये इसको ले लेंगे। तो ये यहां पर दिमाग नहीं लगा पाए। कौन? ऑस्ट्रिया। ये जो बांटने के लिए समझौता हुआ युद्ध के बाद कि कौन कौन क्षेत्र में बांटेगा, इसको बोलते हैं गेस्टाइन समझौता। गेस्टाइन समझौता के द्वारा ये मिला जर्मनी को, मतलब बिस्मार्क, और ये मिला ऑस्ट्रिया को। इसमें समस्या क्या है, समझ में आ गई आपको बात? भविष्य में इनकी भावनाओं को भड़काया जाएगा, ये ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह करेंगे और जर्मनी को मौका मिलेगा कि नहीं, जर्मन लोग को हम पीड़ा नहीं देख सकते, और फिर हम क्या करेंगे? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध कर देंगे। इसके बीच में एक टॉपिक और छूट गया, जरा उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले। देखिए, हाँ, प्रक्रिया प्रक्रिया शुरू करने से पहले, जर्मनी के एकीकरण के चरण शुरू करने से पहले जरा माहौल देख लेते हैं क्या है। ये आपको पता है कि ये जो है कौन कौन से बाधक तत्व पहले से हैं?
अब बिस्मार्क ने यहां पर सोचा, जब वो हीगल का चिंतन पढ़ा कि राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत, तो बिस्मार्क ने यहां पर सोचा ये कि इतनी सारी बाधाएं तो पहले से ही मजबूत हैं और इसमें केवल और केवल जो भूमिका निभा सकते हैं वो केवल और केवल प्रशा जो राज्य है जर्मनी का, वही इसके एकीकरण में भूमिका निभा सकता है। अब भूमिका तो निभा सकता है, लेकिन जब बिस्मार्क ने ये देखा कि क्या हम किसी विदेशी सत्ता से हेल्प ले सकते हैं, जैसे काबूर ने सोचा था इटली में, तो बिस्मार्क को ये पता चला कि हेल्प लेंगे तो किससे लेंगे। फ्रांस इनके पड़ोस में है, किसके? जर्मनी के। तो फ्रांस कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बगल में एक शक्तिशाली राष्ट्र पैदा हो, क्योंकि एकीकरण से क्या होगा, उसकी पावर बढ़ेगी, शक्तिशाली बनेगा जर्मनी। तो यहां पर जरा देख लेते हैं कि बिस्मार्क की सोच। विदेशी मदद के लिए, कि विदेश से कुछ मदद मिल सकती है कि नहीं। फ्रांस कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में एक शक्तिशाली राष्ट्र पैदा हो। इंग्लैंड कभी चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि ये अगर यूनाइट हो जाएंगे तो उपनिवेशवाद की दौड़ में ये हमारे कंपटीटर होंगे। तो ये नहीं चाहते कि हमारे कंपटीशन में कोई कंपटीशन हमारे साथ करे। तो ये नहीं चाहेंगे कि उपनिवेशवाद की दौड़ में प्रतिद्वंदी बने। ऑस्ट्रिया, इनका तो कब्जा ही है, ये क्यों चाहेंगे। रूस, ये दूर है। और बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क की सोच देखिए। बिस्मार्क ये देख रहा है कि जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के बगल हैं, तो लास्ट में इसको पता है कि लास्ट में युद्ध किससे होना है, फ्रांस से। क्यों? क्योंकि लास्ट में पड़ोसी ही बचेंगे, क्योंकि बाकी सारी विदेशी शक्तियां तो भाग जाएंगी यहां से, लेकिन पड़ोसी तुम चेंज कर नहीं सकते। तो बिस्मार्क की सोच क्या है कि फ्रांस के साथ युद्ध एक तर्कपूर्ण संगत है। युद्ध के बिना एकीकरण नहीं हो सकता। अब यहीं पर क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि प्रशा में शासक हैं, उनका नाम है विलियम कैसर। इन्होंने क्या किया, बिस्मार्क को लगाया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिस्मार्क को दी कि आप ठीक है, सैन्य शक्ति जो है मजबूत कीजिए, क्योंकि बाहरी मदद तो नहीं मिल सकती। तो यहां पर बाहरी मदद हमने देख लिया, विदेशी सत्ता कोई देगा नहीं इनको मदद। तो यहां पर इन्होंने क्या सोचा कि अपनी शक्ति, सैन्य शक्ति मजबूत की जाए, क्योंकि बाहरी मदद इनको मिलने से रही। अब अपनी सैन्य शक्ति के लिए ये बजट लेने पहुंचे वहां की संसद, ये जो संवैधानिक राजतंत्र था।
तो वहाँ के जो संसद के लोग थे उन्होंने क्या किया, उस प्रस्ताव को ही निरस्त कर दिया। अब जब प्रस्ताव को निरस्त कर दिया तो ये अपने सपोर्ट में कुछ बोलेंगे। तो ये सपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, ये सपोर्ट में ये बोल रहे हैं कि जर्मनी की जनता प्रशा के उदारवाद की ओर नहीं देख रही, बल्कि प्रशा की शक्ति की ओर देख रही। शक्ति की ओर देख रही। अब जब शक्ति की ओर देख रही है तो इन्होंने क्या वो दिया कि शक्ति के बल पर ही एकीकरण संभव है, यूनिफिकेशन पॉसिबल है। ये थोड़ा बैकग्राउंड था और इसी के बेसिस पर बिस्मार्क की एक पॉलिसी आई जिसको बोलते हैं रक्त एवं लौह की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। और ठीक नेपोलियन की तरह युद्ध दर्शन ही एकीकरण का एकमात्र साधन है। इसी परिप्रेक्ष्य में 3 युद्ध होते हैं। ये जो 3 युद्ध आपने पढ़े हैं, कौन कौन से? तो यहां पर डाल लीजिए, चाहे चरण डाल लीजिए, चाहे बिस्मार्क की रक्त एवं लौह युद्ध लौह की नीति डाल लीजिए, चाहे युद्ध नीति डाल लीजिए हेडिंग। तो यहां पर 3 युद्ध हुए। एक डेनमार्क के साथ युद्ध 1864, फिर हुआ ऑस्ट्रिया के साथ 1868, और फिर हुआ लास्ट में फ्रांस के साथ 1870-71। डेनमार्क के साथ 2 क्षेत्रों पर हुआ, स्लेस्विग और हॉलस्टाइन। ऑस्ट्रिया के साथ उन्होंने गुट बनाया, किसने? बिस्मार्क ने। और फिर क्या हुआ कि स्लेस्विग अपने पास रख लिया बिस्मार्क ने, जर्मनी के पास, और ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया? हॉलस्टाइन। कौन सा समझौता हुआ जिसके द्वारा ये बांटा गया? उसको बोलते हैं गेस्टाइन का समझौता। ठीक। अब देखते हैं ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध क्यों हुआ, किस मुद्दे पर। इसको बोलते हैं सेडोवा का युद्ध। क्या बोल रहे हैं इसको? सेडोवा का युद्ध। इस सेडोवा के युद्ध में जरा यहीं पर इटली का एकीकरण याद कीजिए। इटली का एकीकरण 5 चरणों में हुआ था। 1850 से पूर्व तो उनका मेजनी का आदर्श था। फिर 1850 से 1859, फिर 1859 से 60, फिर 1860 से 66, और फिर 1866 से 70-71 तक। ये जो मैंने आपको बताया यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर लिया था, ओ सॉरी, इटली ने
फ्रांस से दोस्ती करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया था और लोम्बार्डी अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, यहां पर ये 1866 और 70 का जो समय है, ये यही समय है तो यहां पर कौन साथ आया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध? यहां पर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध साथ जो आए वो आए जर्मन प्लस फ्रांस। इन दोनों ने मिल करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया, जिसको क्या नाम देते हैं? सेडोवा का युद्ध। अब बिस्मार्क की एक पॉलिसी थी। बिस्मार्क की पॉलिसी ये थी, ये रक्त एवं लौह वाली पॉलिसी जो थी, उसमें इन्होंने क्या गेम खेलते थे ये सुनिए। कि शत्रु को सबसे पहले मित्र विहीन करो। मित्र विहीन का मतलब कि कोई भी उसके दोस्त उसके साथ ना आए और उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दो। कहानी समझ में आई? तो इनके और जो मित्र हैं वो इनके मित्र कौन थे? फ्रांस, इंग्लैंड से कोई मतलब ही नहीं, और थे रशियन, रूस। तो फ्रांस और रूस को कैसे इनसे दूर किया, यही जो है बिस्मार्क की पॉलिसी को देख करके नतमस्तक होने का मन करता है उनके आगे। अब वो क्या पॉलिसी लगाया, क्या दिमाग लगाया, ये देखिए। रूस को तो ये कहा कि आप जरा वो क्रीमिया युद्ध वाला मैटर याद कर लीजिए। उस समय ऑस्ट्रिया किसके पक्ष में था? टर्की के पक्ष में, तुर्की जिसको आप बोलते हैं। तो रूस ने कहा हाँ बात तो सही है। तो रूस ने कहा कि ठीक है, जब आप इस पर आक्रमण करेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। फ्रांस क्यों आए साथ में? फ्रांस साथ में इस वजह से आए क्योंकि उनको ये लगा, फ्रांस में अभी भी वही है नेपोलियन थर्ड जो इटली में थे, इटली वाला ध्यान रखिएगा मैटर। फ्रांस को ये लगा कि ये दोनों लड़ेंगे और युद्ध एक दिन में तो खत्म नहीं होगा, ये लंबा चलेगा, और जब लंबा चलेगा तो ये मदद के लिए हमारे पास आएंगे कि हमसे दोस्ती कियो, जरा कुछ मदद दो। अब ये जब मदद लेने के लिए आएंगे तब हम इनसे बार्गेनिंग करेंगे। बार्गेनिंग करेंगे मतलब इनका जो राइनलैंड वाला क्षेत्र है जहां पर लोहा एवं कोयला है, उसको हम इनसे ले लेंगे। फ्रांस ये सोच रहा है। तो फ्रांस को क्यों ये अपने साथ मिलाए? कि अगर हम इस पर जो है वो करेंगे, आक्रमण करेंगे या इसको बाहर निकालेंगे, तो हम आपको भी कुछ ना कुछ देंगे उपहार स्वरूप। और ये किस लिए लगे हैं कि उपहार स्वरूप तो छोड़ दो, जब आप हारोगे ना तो हम आपसे आपका ही क्षेत्र ले लेंगे। इनके मन में ये है, फ्रांस के मन में। तो ये दोनों साथ आ गए। इंग्लैंड, मैंने आपको बताया है कि जब तक उनके आर्थिक हित न प्रभावित हों, वो यूरोप के क्षेत्रीय मुद्दों पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो यूरोप की राजनीति से बाहर ही बाहर खेला कर रहे हैं। तो मित्र विहीन कैसे किए, समझ में आ गया। अब वही मुद्दा उठाए, कौन सा? हॉलस्टाइन वाला। ऑस्ट्रिया के वहां पर लोगों को भड़काए और उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिए, जर्मन और फ्रांस पहले से ही उन विद्रोहियों के सपोर्ट में है, ऑस्ट्रिया यहां पर अकेले पड़ गया। और जब ऑस्ट्रिया अकेले पड़ा तो क्या होगा? यहीं पर ऑस्ट्रिया वहां से आएगा क्या? इटली से, वेनेसिया और वहां पर रोम, वहां पर इनका अधिकार है। तो ये वहां से अपनी सेनाएं बुलाएंगे। तो उधर से इटली आजाद हुआ। जब इटली आजाद हुआ तो अच्छा, इटली में जो काबूर थे उनको भी इन्होंने कहा था, जो विक्टर एमेनुअल थे वहां के शासक, कि जो है कि आप मत बीच में आइएगा,
क्योंकि आप उधर यूनिफिकेशन कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, तो दोनों के हित आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा नहीं रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के। तो इटली को पहले से ही अलग कर दिए थे कि जब हम इनको इधर बुलाएं उस समय आप क्या कर लीजिएगा, जब ये जो है इनकी विद्रोह होगा, ये सेना वहां से बुलाएंगे, उस समय आप इटली का क्या कर लीजिएगा, यूनिफिकेशन, उस समय आप इटली पर पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लीजिएगा। तो इस वाले युद्ध में ऑस्ट्रिया के हाथ से इटली भी गया, और साथ में क्या हुआ, जर्मनी भी यूनिफिकेशन के एक स्टेप और आगे बढ़ा, मतलब और क्षेत्रों पर बिस्मार्क का क्या किया, कब्जा किया। बिस्मार्क मतलब वही प्रसा ही बढ़ा रहा अपना क्षेत्र, प्रसा जो उसका राज्य है उसी का ही विस्तार हो रहा पूरी जर्मनी में, आप ये ध्यान में रखिएगा। तो इस सेडोवा के युद्ध में हाँ, ये 1866 है, 68 नहीं। सेडोवा के युद्ध में प्राग की संधि हुई। क्या हो गया, प्राग की संधि किससे हुई, ऑस्ट्रिया से और जर्मनी से। अब यहां पर क्या हुआ, प्राग की संधि में दो चीजें, जर्मनी के एकीकृत क्षेत्रों को ऑस्ट्रिया ने मान्यता दी। ऑस्ट्रिया ने क्या किया, जर्मनी के एकीकृत क्षेत्रों को मान्यता दी, और दूसरा काम क्या किया, युद्ध का हर्जाना ऑस्ट्रिया को देना पड़ा। ऑस्ट्रिया पर लगाया, लेकिन ये केवल किस लिए था, डराने के लिए, सांकेतिक रूप से था। और क्या हुआ, वो जो हॉलस्टाइन और स्लेस्विग वाले इलाके थे उसको क्या मिल गया, हॉलस्टाइन एंड स्लेस्विग तो पहले से ही था, तो हॉलस्टाइन प्रसा को दे दिया गया, प्रसा को दे दिया गया। और क्या हुआ यहीं पर, आपको पता है कि जब ये ऑस्ट्रिया इटली से चले आएंगे तो इटली का क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा, यूनिफिकेशन, तो इटली एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म ले लेगा। ठीक, इसी प्राग की संधि। अब इससे कौन आहत हुआ, जो आहत हुए वो ये हुए, यहाँ के समाचार पत्र, यहाँ के लोगों ने अपने राजा की क्या कर दी, निंदा करना शुरू कर दी कि गए थे सपोर्ट करने और आपको तो कुछ मिला नहीं। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब ये जीत जाएंगे, इन्होंने इनको वादा किया था कि हम कुछ देंगे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, वादे से मुकर गए। बिस्मार्क क्या किए, फ्रांस को कुछ देने से मना कर दिए। अब यहां पर फ्रांस के राजा को अपनी बेइज्जती महसूस हो, और ये उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए आतुर है, आवेश में है, और आवेश में कोई भी काम नहीं करना है। तीन चीज तो बिल्कुल नहीं करना है, ना तो लड़ाई, ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है, और ना पढ़ाई, ना लड़ाई, ना पढ़ाई, और ना पूजा पाठ। ये तीन काम कभी भी जोश में नहीं करना है, शांत मन से करना है।
अब ये लड़ाई करने के लिए आतुर हैं, अपना बदला लेने के लिए आतुर हैं। क्यों? क्योंकि जैसा इन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। और तो और ये क्या कर दिए, अपने बात से मुकर गए कि हम आपको कुछ देंगे, क्योंकि सारा कुछ क्षेत्र जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था वो उसका क्या कर लिए, प्रसा ने या जर्मनी ने अपने उसमें ही मिला लिया, इनको तो कुछ दिया नहीं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में तीसरा युद्ध होता है, फ्रांस के साथ युद्ध। फ्रांस के साथ युद्ध, इसको बोलते हैं सेडान का युद्ध। 1870। इसके बैकग्राउंड में वही है कि फ्रांस अपना बदला लेने की बात कर रहा है। ठीक है। अब यहां पर इसके पहले और क्या हुआ वो जरा देखते हैं। जब फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी मतलब अभी आप वही समझिएगा कि उसका राज्य प्रसा, प्रसा का ही विस्तार हो रहा है। फ्रांस ने अपना एक दूत भेजा यहां पर बातचीत करने के लिए कि युद्ध में क्या रणनीति होगी, वही जो आप सेडोवा का युद्ध बोल रहे हैं, मतलब उसके बाद का कि हाँ जी आप बताइए क्या, अब आप युद्ध जीत गए, अब आप क्या हमें दे रहे हैं। तो जर्मनी ने जब मना कर दिया प्रसा ने, तो बिस्मार्क ने क्या किया, जो ये अपने देश में, जैसे आप आज भी देखिए अगर कोई जैसे किसी के राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं तो दोनों जगह के न्यूज़पेपर अपनी अपनी हेडलाइंस निकालते हैं कि ये मुद्दे पर बात हुई और उन्होंने इस मुद्दे पर भारत का सपोर्ट किया, भारत ने उनका सपोर्ट किया, ऐसे ऐसे करके कुछ निकालते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, बिस्मार्क ने चालाकी करके उस मुद्दे की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी उसको बदल दिया। क्या बदल दिया, यहां पर क्या भेजा मैसेज, यहां पर यह भेजा कि फ्रांस के राजदूत का अपमान, अपमान मतलब कहा कि उनको बैठने को भी नहीं पूछा। और यहां इनको, यहां पर क्या हेडलाइंस मिनट्स ऑफ मीटिंग में इनका क्या कहा कि राजा का अपमान, अपमान किया किसने, फ्रांस के राजदूत ने। ठीक। तो दोनों जगह क्या किए, विरोधी भावनाएं भड़का दिए। अब जब विरोधी भावनाएं भड़का दिए, ये बैकग्राउंड में चल रहा है इस सेडान के युद्ध के पहले। अब जब विरोधी भावनाएं भड़का दिए तो दोनों तरफ से क्या है, मामला एकदम उग्र है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। चिंगारी की जरूरत मिली कहां से, चिंगारी की जरूरत मिली चिंगारी की जरूरत कहां से मिली वो देखते हैं। नेपोलियन थर्ड हालैंड से
लग्जमबर्ग एक कंट्री है का क्षेत्र गुप्त तरीके से खरीदना चाहा कि किसी को पता ना चले, और यहीं पर क्या हुआ कि बिस्मार्क ने यह योजना, प्लान डिस्क्लोज कर दिया, लोगों के सामने ला दिया। तो ये हो नहीं पाया। अब यहां पर दो चीजें हैं। जब ये हो नहीं पाया तो हालैंड ने इनको चेतावनी दी कि ऐसा आप मत कीजिए, और ये वैसे भी गुस्से में कि ऐसा क्यों कर दिए। एक तो आपने हमारे राजदूत का अपमान किया, और दूसरा ये चीज डिस्क्लोज कर दी। अब स्पेन के उत्तराधिकार के मामले में उत्तराधिकार का मामला स्पेन, लेकिन दोनों लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे कठपुतली, मतलब जो हमारे संरक्षण में रहे या जो हमारी बात माने, वैसा राजा स्पेन पर बैठना चाहिए। तो स्पेन के उत्तराधिकार के मामले में दोनों लोग आमने सामने, फ्रांस और प्रशा या जर्मन, ये दोनों क्या हैं, आमने सामने। और यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर हुआ सेडान का युद्ध। ऑस्ट्रिया से हुआ सेडोवा का युद्ध, और यहां पर फ्रांस से क्या हुआ, सेडान का युद्ध 1870। मैंने आपको बताया बिस्मार्क की पॉलिसी क्या है कि युद्ध शुरू करने से पहले शत्रु को मित्रविहीन कर दो और आर्थिक रूप से कमजोर कर दो। मित्रविहीन कैसे करेंगे? फ्रांस के सपोर्ट में कौन आना चाहेगा? रसिया अगर आना चाहेगा, रूस, तो उसको वही याद दिलाएंगे। कौन? क्रीमिया वाला मैटर, कि क्रीमिया में देख रहे हो तुम्हारे साथ इन्होंने क्या किया, तो रूस वैसे भी नहीं आएगा। ऑस्ट्रिया और फ्रांस में पहले से ही लड़ाई है, क्योंकि एक युद्ध हो चुका है, सेडोवा का युद्ध, उसमें फ्रांस और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के दुश्मन हैं। इटली को वैसे भी नहीं आना, वो नए नए वो हैं, आज़ाद हुए हैं। इंग्लैंड को कोई रुचि नहीं है जब तक कि उनके आर्थिक हित डिस्टर्ब ना हो। वो कहते हैं कि जब आप लोग आपस में लड़ लो और उसके बाद हमें बताना, जब व्यापार करना हो, जब चीज़ें चाहिए हो, तब हमें बताना। ठीक। तो इस तरीके से सेडान का युद्ध हुआ किसके किसके बीच में? जर्मनी का जो प्रशा राज्य था वो उसके बीच में, और फ्रांस के बीच में। और यहाँ पर संधि हुई जिसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व इतिहास की ऐसी घटना कि इसका असर सेकेंड वर्ल्ड वार तक जाएगा। ठीक। फ्रैंकफर्ट की संधि में क्या हुआ ये देखिए। फ्रांस जर्मनी के राइनलैंड को सोच रहे थे कि हम ले लेंगे अगर जर्मनी कमजोर हो जाएगा तो, और जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस के लोहा एवं कोयला से संपन्न क्षेत्र, जिसको आप एल्सेस लॉरेन बोलते हैं, उसको उन्होंने ले लिया। तो यहां पर लिख लीजिए कि फ्रांस का एल्सेस लॉरेन क्षेत्र जर्मनी ने ले लिया, और यहीं से जर्मनी और फ्रांस के बीच में दुश्मनी शुरू हो जाएगी इसी क्षेत्र के कारण। ये क्षेत्र क्या है? मिनरल से रिच है, आयरन एंड कोल से रिच है। ठीक। दूसरी बात, फ्रांस पर 20
करोड़ का जुर्माना, युद्ध जुर्माना लगाया गया। ठीक है, ये इस संधि की विशेष, और ये संधि हुई कहाँ? ये संधि हुई थी वर्साय के महल में। मैंने आपको बताया है कि वर्साय का महल फ्रांस में है, और कहा जाता है कि वर्साय के महल में फ्रांस ने क्रांति करने के बाद अपना राज तिलक किया था, और वहीं पर उसके साथ क्या हो गया? उसका राज तिलक उतार दिया गया। ये देखिए कितनी शर्मनाक संधि हो रही है। अब यहीं से बिस्मार्क को सब लोग फॉलो करेंगे, क्या कि कूटनीतिक स्तर पर बिस्मार्क के बारे में कहा जाता है कि वो 5 गेंदों से खेलता था, 2 गेंदें हाथ में रहती थी और 3 हवा में। मतलब ऐसे ऐसे प्रॉमिस कर लेता था मजबूरी में, मतलब कि हाँ आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, सब हवा में। और वही दूसरे के साथ भी प्रॉमिस कर रहा है, वही तीसरे के साथ भी, वही चौथे के साथ। वो जान रहा है कि जो जीतेगा उसके साथ देखा जाएगा, उसके साथ मिल लेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर करो शत्रु को, और दूसरा शत्रु को मित्र विहीन कर दो। तो यहीं से क्या होगा? कूटनीतिक स्तर बढ़ेगा, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद और ये जो गुप्त तरीके से गुट बनाना, ये सब बढ़ेंगे, और इसी का परिणाम होगा प्रथम विश्व युद्ध। इसी का परिणाम होगा इटली में मुसोलिनी, और जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर। और फिर वो कहाँ ले जाएंगे वर्ल्ड को? सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। एक तो ये पूछा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का निर्माण हुआ, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि क्रीमिया के युद्ध के बाद जो परिणाम आया, जो बैठक हो रही थी, उसी में क्या हुआ? काबूर ने, ये आपको इटली वाले में बताना भूल गए थे लेकिन सुन लीजिए यहाँ पर, कि काबूर ने उस इटली के प्रश्न को क्या बना दिया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक चल रही है और पाकिस्तान बार बार कहे कि वहाँ कश्मीर में देखो क्या हो रहा, उसकी बात को कोई नहीं ध्यान दे रहा। फिर बीच में कुछ और मुद्दा चल रहा, देखो यार कश्मीर में क्या हो रहा है। तो जब इतनी बार 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 कोई बीच में उठकर बोलेगा, स्वाभाविक सी बात है कि एक बार उसका ध्यान, लोगों का ध्यान उस पर जाएगा, और कहेंगे चलो पहले इस सब मुद्दे को छोड़कर पहले इन्हीं का मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक वही हाल काबूर ने किया था जब क्रीमिया युद्ध के बाद मीटिंग हो रही थी पेरिस के महल में। जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें वो बार बार इटली का मुद्दा उठा रहे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का एकीकरण हुआ या इटली का जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नेपोलियन ने इन देशों के प्रति एक ऐसे राजकुमार की भांति व्यवहार किया कि जंगल में सोई हुई राजकुमारी को उसने जगा दिया। ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है? कि नेपोलियन के विस्तार के कारण फ्रांस के जो आधुनिक विचार थे वो इन देशों में फैल रहे हैं, और इसी वजह से ये देश धीरे धीरे आज़ाद और एकीकृत हो रहे हैं। तीसरा ये बोला जाता है स्टेटमेंट में कि फ्रांस को जब जुकाम होता, सॉरी हाँ, फ्रांस को जब जुकाम होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। इसका क्या मतलब है? कि फ्रांस में जो भी डिस्टरबेंस होगा, वो पहली छींक के आई थी फ्रांस के डिस्टरबेंस के बाद इटली का एकीकरण, दूसरी छींक के आई जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक, तो ये क्या मतलब है? कि फ्रांस की जो स्थिति है, फ्रांस में कुछ भी हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उथल पुथल होगी, तो उससे बाकी पूरा यूरोप डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप के लिए घाव थी, तो ये खाली यूरोप के लिए घाव नहीं थी। देखिए ये ले लिए, अब फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी चिरकाल के लिए हो गई,
इस पर जुर्माना भी लगा दिए। इनके राजा के प्रति लोगों पहले ही विद्रोह कर रहे थे, अब ऊपर से क्या किए, जब लोग कहेंगे ना कि वहां पर तुम गए और कुछ पाए नहीं, जो था उसको भी सौंप कर चले आए। जब ये आएंगे यहाँ पर सेडान का युद्ध करेंगे जर्मनी के साथ, तो जो नेपल्स और सिसिली, जहाँ पर कुछ फ्रांस के लोग थे भी, वो फ्रांस का कुछ आधिपत्य था भी, जबकि गैरीबाल्डी ने कब्जा कर लिया था, और सेवाय और नीस, वहां पर भी फ्रांस का अगर कुछ आधिपत्य था भी, तो वहां से जैसे ही सेनाएं आएंगी, इस पर उस पर इटली का एकीकरण हो जाएगा, पूरा इटली कब्जे में हो जाएगा, किसके, विक्टर इमैनुअल के। और यहाँ पर जर्मनी, मतलब आप इटली से भी हाथ धो बैठे और जर्मनी से भी हाथ धो बैठे, तो यहाँ पर यहाँ के जो राजा थे फ्रांस के, नेपोलियन थर्ड, उनके विरुद्ध जनता क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी और उनको फांसी दे दिया जाएगा। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पूरे यूरोप यूरोप के लिए घाव नहीं थी। अब देखिए यूरोप में इन्होंने क्या उथल पुथल मचाया, कि एक देश से को इतना बेइज्जत कर दिया, उससे उपनिवेश भी ले लिए, उस पर जुर्माना भी लगा दिए, और तो और उसका समृद्ध क्षेत्र भी ले लिए। उसके बाद क्या किए, उसके बाद ये किए, गुट बन गया। गुट कौन कौन बनाएगा, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ये एक गुट में हो जाएंगे। और दूसरे गुट में कौन हो जाएगा, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। तो इससे क्या होगा, क्षेत्रीय गुटीय राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। ये जो हिडन संगठन लोग बना लेते हैं, वही है ये, संधि कर लेते हैं। उस संधि का कितना जो है महत्व है, ये देख रहे हैं, पूरे यूरोप का नक्शा बदल कर रख दिए। इसके बाद सैन्यवाद, अविश्वास, तनाव को बढ़ावा मिलेगा, और उसी का परिणाम होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो ही गुट हैं, एक ये और एक ये। पूरा यूरोप चाहता है कि जर्मनी ना बने, बिस्मार्क ने बना कर रख दिया। देखिए कैसे बनाए। और इन्होंने प्रसा को वादा किया था, प्रसा की जनता को, कि प्रसा को कुछ नहीं होने देंगे, और देखिए प्रसा का संवैधानिक राजतंत्र बरकरार रहा। क्यों, क्योंकि प्रसा का ही विस्तार हो रहा है, हर जगह प्रसा ही अपना विस्तार कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि जर्मनी का प्रसाकरण हो रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये केवल यूरोप के लिए घाव थी फ्रैंकफर्ट की संधि, या पूरी मानवता के लिए थी, यहां पर मानवता भी आ गई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि न केवल यूरोप के लिए घाव थी, बल्कि पूरी की पूरी मानवता के लिए घाव थी। अब जर्मनी भी क्या करेगा, आज देखिए जर्मनी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मर्सिडीज चलाने की सबकी इच्छा है, ऑटोमोबाइल में इनका कोई मुकाबला नहीं है। जर्मन्स क्या करते हैं, लोग मात्र या राष्ट्रभक्ति की बात क्या करते हैं, मातृ के रूप में करते हैं, भारत माता, वो पितृ की बात करते हैं। अब जर्मनी क्या करेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा, इनको लोहा कोयला पहले से था राइनलैंड में, अब एल्सेस लॉरेन क्षेत्र भी मिल गया, तेजी से डेवलपमेंट करेंगे। फिर ये भी क्या करेंगे, उपनिवेशवाद की होड़ में लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक, फ्रांस और जर्मनी की एकीकरण की तुलना। पहले देख लेते हैं समानता।
दोनों में क्या समानता थी? समानता क्या थी? कि दोनों पर विदेशी शक्ति का आधिपत्य था, ये समानता थी। दोनों के एकीकरण में बाधक तत्व थे, सामाजिक आर्थिक विषमता थी। दोनों नेपोलियन के विचारों से परिचित थे। नेपोलियन का योगदान दोनों के साथ था। दोनों में विचारकों की भूमिका थी, एक में हीगल और एक में दूसरा विचारक कौन था? रासोटी। ठीक, विचारकों की भूमिका थी। लोहा एवं कोयला की भूमिका थी दोनों में। ये तो क्या हो गई? समानता। और क्या थी? लास्ट समानता ये थी कि दोनों के एकीकरण में वहां के शक्तिशाली राज्यों ने भूमिका निभाई और उन्हीं को निभाना ही था। ठीक, ये तो थी क्या? समानता। असमानता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असमानता जरा देखते हैं। दो कॉलम बना लीजिएगा, इटली और जर्मनी। पहली बात यह है कि इटली ने क्या किया? यहां पर विदेशी मदद इनको मिली। विदेशी मदद से इन्होंने एकीकरण किया। जर्मनी ने ऐसा किया? जर्मनी को पता था कि विदेशी मदद नहीं मिलने वाली, और जब विदेशी मदद नहीं मिलने वाली तो क्या करेंगे? अपने दम पर स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर कोई विदेशी मदद नहीं। कोई विदेशी मदद नहीं। इन दोनों का एकीकरण साथ साथ चल रहा है, इसी वजह से कंपेयर जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर क्या है? जो काबूर है, जो गैरीबाल्डी है, जो मेजनी है, ये सब क्या कर रहे हैं? अपने को पहले इटली का निवासी बताते हैं, उसके बाद अपने क्षेत्रों या राज्यों का नाम लेते हैं। लेकिन यहां पर बिस्मार्क पहले अपने को प्रसा का नागरिक बताता है, उसके बाद जर्मनी की बात करता है। ठीक, तो यहां पर क्या है कि पहले इटली का नागरिक, फिर राज्य की बात करते हैं। कौन? विचारक लोग, चाहे वो गैरीबाल्डी हो, चाहे मैजिनी हो, चाहे काबूर हो। लेकिन यहां पर क्या है? बिस्मार्क पहले प्रशा का नागरिक कहता है अपने आप को, बाद में जर्मनी का। यहां पर क्या है कि जैसे जैसे एकीकरण हो रहा है तो जो राज्य हैं
उनका इटलीकरण हो रहा है, क्योंकि कोई राज्य अपना प्रसार नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या है, राज्यों का इटलीकरण हो रहा है। और यहां पर जर्मनी का प्रसाकरण हो रहा है, क्योंकि प्रसा ही मजबूती के साथ प्रसार कर रहा है। ठीक। यहां पर कूटनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। और यहां पर रक्त एवं लौह की नीति, मतलब युद्ध करके, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट, एकीकरण का प्रभाव। यहां पर इटली में दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा, और इसका तो इतना दूरगामी प्रभाव पड़ा कि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार तक हो गए। एक चीज और लिख लीजिए, जैसे यहां पर क्या था, पोप का शासन था, क्योंकि रोम था, और यहां पर पोप के शासन की अनुपस्थिति थी। पोप के शासन की अनुपस्थिति। नेक्स्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए एक, कि यहां पर कई विचारकों, दृष्टिकोण का योगदान, विचारकों की बजाय विचारधारा यहां पर लिखिए, विचारधारा, विचारधारा, जैसे काबूर हो गए, गैरीबाल्डी हो गए, मेजिनी हो गए। लेकिन यहां पर ओनली बिस्मार्क, यहां पर और कोई दूसरा नहीं है, और यहां पर एक ही नीति, लौह एवं रक्त की नीति, और कोई विचारधारा है ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ युद्ध से ही होगा। एट्थ, यहां पर क्या हो रहा है, नीचे से एकीकरण करके पूरा राष्ट्र बन रहा है, और यहां पर एकीकरण ऊपर से हो रहा। ऊपर से मतलब एक राजनीतिक सत्ता है, वही छोटे छोटे लोगों को अपने अंदर समाहित कर रही है। लेकिन यहां पर क्या है, कई छोटे छोटे लोग मिलकर के एक राष्ट्र बना रहे हैं। तो ये है दोनों में अंतर। ठीक है। कई विचारकों की भूमिका दोनों जगह थी, वो समानता में आ जाएगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करेंगे, और ये टॉपिक हमारा आज समाप्त होता है। ये जो इटली और जर्मनी का एकीकरण मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको साथ में रख करके पढ़िएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए। बिस्मार्क की क्या भूमिका है वो भी देखते रहिए, इनकी कूटनीति जरूर पढ़िए कि कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे कैसे संगठन बना रहे हैं। तो रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।